नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ भौतिकी जो क्लास 10th का वर्मा गैस पेपर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताते हैं। अब एग्ज़ाम का टाइम आप लोगों का बहुत ही कम बचा हुआ है, लेकिन देखिए कि समय एक जैसा नहीं रह पाता, इसीलिए हम कंटिन्यू वीडियो आपको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को यहाँ देखिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को कि ये वर्मा के इस पेपर में जितना भी लगभग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जहाँ तक देखे हैं, ये क्वेश्चन अधिकतर हमें अच्छा लगा, ठीक ठाक क्वेश्चन है और यहाँ से बाहर नहीं देगा। इसकी ये किताब बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, आप लोग करके इसको ज़रूर एक बार जाइए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो है, ये समतल दर्पण है, ये इसमें बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है? तो यहाँ कह रहा है कि सीधा होता है, बिल्कुल इधर वस्तु अगर ऐसे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा। ठीक है, बराबर जितना जितना वस्तु बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। आभासी होगा, निश्चित है कि दर्पण समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण का एक बार प्रॉपर्टी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसको देख के जाइए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनने का संभावना बनता है ऑब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन हम बात करें यहाँ 3 नंबर का। 3 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? भाई प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ये सबको पता है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। अगला और क्या है, यहाँ दिया है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम किसी भी सतह पर लागू होते हैं। ठीक है, चिकनी सतह हो, रुखड़ा सतह हो, किसी भी तरह का, सब में। तो यहाँ केवल कह रहा है कि समतल दर्पण पर परावर्तन का नियम समतल दर्पण पर लागू तो होता है, यहाँ लिखा है केवल समतल दर्पण नहीं, ऐसा नहीं है। केवल अवतल दर्पण पर, ये भी गलत बात है। केवल उत्तल दर्पण पर नहीं, परावर्तन सभी दर्पण पर लागू होता है, चाहे वो समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, किसी भी तरह का। तो ये 4 नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये परावर्तन का था। 5 नंबर में, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र जो होता है ना, वो ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ज्यामितीय केंद्र गोलीय दर्पण का, तो वो क्या कहलाता है? ध्रुव। देखिए गोलीय दर्पण जैसे हम लोग वहाँ पढ़े हैं, ये प्रधान अक्ष होता है, तो ये इसको अगर हम बीच से अगर यहाँ काट दें और यहाँ काट दें तो अलग अलग हो जाएगा। एक को हम लोग इधर रंग देते हैं, एक को अंदर रंग देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा हम लोगों का अवतल दर्पण, और ये वाला पॉइंट जो यहाँ है यही तो ध्रुव कहलाता है। और ये वाला दर्पण अलग कर दें हम लोग इधर से तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, इसका ध्रुव, ये ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, बताइए। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की कितना होता है? आधी होती है। देखिए यहाँ कोई भी गोलीय दर्पण एगो हम ले लेते हैं, अवतल दर्पण ही ले लेते हैं। यहाँ इसका फोकस दूरी होता है, तो यहाँ इसका वक्रता त्रिज्या ये जितना है, ये भी यहाँ से यहाँ तक भी उतना होगा, यानी कि ये f है तो ये हो जाएगा 2f, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये आधे न हुआ, आधा हो गया। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि f बराबर होता है r/2। ठीक है, यानी कि इसको इधर गुना करेंगे तभी नहीं ये हुआ, इसको आधा किए तब जाके बराबर हुआ। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है? चलिए यहाँ हम बात करें 7 नंबर में। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r दोनों में क्या संबंध है? तो r बराबर 2f, ये सही संबंध है। देखिए ये गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं f बराबर r/2, इस 2 को हम लोग इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2f बराबर r, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो ये वाला सही होगा, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग यहाँ देखते हैं 8 नंबर में। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है r/2। तो त्रिज्या कितना है? 20, 20/2,
भगा दे देंगे तो कितना होगा 10, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोगों का 2 नंबर आंसर। क्लियर है। तो ऐसे ही और क्या है इसमें 9 नंबर देखिए, कह रहा उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना, बस फिर वही बात है, फोकस दूरी निकालना है और वक्रता त्रिज्या दिया है तो सीधा इसका आधा कर दीजिए, 32 का आधा कितना होगा 16 होगा, डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। 10 नंबर देखिए, फोकस दूरी का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान निकालना है। अब एफ दिया है, आर निकालना है, तो आर बराबर होता है 2f फार्मूला। देखिए एक बात बताते हैं, अगर एफ दिया रहे और आर निकालना है तो जो भी दिया रहेगा इसका 2 गुना, 12 का 2 गुना कितना होगा 24, तो डायरेक्ट भी आंसर मारिए, नहीं तो फार्मूला में बिठाइए। ये होगा 2 और एफ का मान कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ही 11 नंबर देखिए, इसमें भी वही बात है, फोकस दूरी आर निकालना है तो 16 का 2 गुना कर दीजिए, 32 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए 12 नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 0, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो चिन्ह परिपाटी का नियम अगर आप पढ़े होंगे तो अवतल दर्पण, एक मिनट चिन्ह परिपाटी यहाँ आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ये एक्सिस होता है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, यही ना। यहाँ हम लोग दर्पण रख देते हैं, एक अवतल दर्पण इधर से रख देते हैं, एक उत्तल दर्पण, और एक सीधा रख देते हैं समतल दर्पण, इस तरह से। तो ये उत्तल दर्पण अगर है तो इसका फोकस दूरी इधर होगा और वक्रता त्रिज्या भी इधर होगा। क्लियर है। तो यहाँ से सभी दूरियाँ ऋणात्मक ली जाती, नेगेटिव, चिन्ह परिपाटी यही हम लोग पढ़े हैं, और इधर जितना भी दूरियाँ होगा ये सभी क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ से इधर नापेंगे तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी इधर रहता है ना, और इधर सभी दूरियाँ ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी क्या होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ही हम लोगों को काम करना है। 3 नंबर है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि इसमें चिन्ह परिपाटी के इधर अगर उत्तल दर्पण ऐसे बनाएंगे ना तो इधर फोकस दूरी बनता है, इधर जितने भी दूरियां नापेंगे सब का सब पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। 14 नंबर देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए अवतल दर्पण, अगर ये वाला अवतल दर्पण आपका है, यहाँ देखिए ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और अगर ये देखिए इसमें एक बात और लिखना था कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, तो अवतल दर्पण से प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है, कैसे आ रहा है ये क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा ऐसे, क्योंकि इसमें 4-5 कंडीशन हम लोग जब क्लास कर रहे थे उसमें पढ़े थे। ठीक है, तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। क्लियर है। अगला पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ देखिए, कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण होता है। ठीक है, तो इस तरह का समतल दर्पण ही होता है कि एक समतल दर्पण है, वस्तु को यहाँ रखें तो ये यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखाई देगा, इसको दूर कर देंगे तो ये भी दूर भाग जाएगा इधर। तो ये हमेशा बराबर ही समतल दर्पण में ये सब कंडीशन लागू होता है। क्लियर है। तो ये समतल दर्पण का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके सामने है ना उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो। अवतल दर्पण तो वक्रता केंद्र पर, आप लोगों को पता है ये अवतल दर्पण है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है। अगर यहाँ कोई वस्तु को रखेंगे और ये प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, एक किरण इधर से और दूसरा इधर से आके ऐसे टकराएगा तो यहीं के प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा ना उतना ही बड़ा आपका यहाँ प्रतिबिंब भी बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर रखने पर ये काम होता है। ठीक है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर ही बनेगा, अभी तुरंत बताए। ठीक, तो यही सब है। 18 नंबर देखिए, कह रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है ना, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, देखिए अवतल दर्पण है, सबसे पहली बात तो ये है ना, बना प्रतिबिंब आभासी भी बन रहा है, सीधा तथा बीम से बड़ा,
तो ये अगर अवतल दर्पण है, यहाँ फोकस दूरी है, इधर सी है, तो अगर फोकस और ध्रुव के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो याद कीजिए थोड़ा सा, तो इसका प्रतिबिंब इधर पीछे साइड में बनता है। ऐसे हम लोग यहाँ से ऐसे करके डॉट डॉट में दिखाते हैं, ठीक है, और ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये 4 नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में यहाँ प्रतिबिंब को रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। 19 नंबर कह रहा है क्या, किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूर पर खड़े हों, कितने भी दूर पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो इसमें दोनों तरह का दर्पण संभव हो सकता है, एक समतल दर्पण भी संभव हो सकता है और एक उत्तल दर्पण। ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण और ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। ये दोनों ही संभव है यहाँ। क्लियर है? तो कहीं भी आप खड़ा रहिए, आपका सीधा ही प्रतिबिंब बनता है ये दोनों दर्पण में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं यहीं से। 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है? बताइए। सीधा भी बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल दर्पण केवल है। क्योंकि समतल दर्पण में भी ये सब कंडीशन है, लेकिन उसमें वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु से छोटा नहीं बनता है, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण इसमें ऑप्शन होगा, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आने का संभावना बनता है इसमें, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। सदैव क्या होता है? उल्टा तो नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। वास्तविक तो नहीं होता है, आवर्धित तो नहीं होता है, वस्तु से बड़ा तो नहीं होता है, तो क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ें ऐसे ही। 24 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नांकित में से किस वस्तु में किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में तो नहीं किया जाता, इसमें अवतल दर्पण किया जाता है ना, इसमें अवतल दर्पण किया जाता है। अपना चेहरा देखने के लिए इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग है ना। सूक्ष्मदर्शी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी में जो पीछे देखने के लिए शीशा रहता है, वहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ें, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस को ध्रुव के बीच रखा जाता है, किसके बीच रखा जाता है? ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है। अगर दर्पण के कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। फोकस और ध्रुव के बीच रख रहा है, यानी कि यहाँ अगर हम बात करें ऐसे फिगर का, तो ये फोकस हो गया, ये ध्रुव इसके बीच में रख रहा है, तो 100% है। पहला किरण ऐसे आएगा, इसको डॉट से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और दूसरा किरण यहाँ से ऐसे आएगा, इसको डॉट करके आगे बढ़ाएंगे, तो ये वाला प्रतिबिंब बन गया आपका, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पढ़े हैं वहाँ, ठीक है। तो ये आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन होगा हम लोगों का। अगला बढ़ते हैं 24 नंबर, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है? किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? सीधा भी बनता है और आवर्धित कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण में। तो इसका एक ही चांस है कि वो ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, ये आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का, तो एक लौता दर्पण है अवतल दर्पण, जिसमें सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा भी बनता है। देखिए तो बाकी कोई दर्पण नहीं है। अगर समतल दर्पण की अगर हम बात करें, समतल दर्पण की,
तो समतल दर्पण में क्या होता है ना कि जितना बड़ा वस्तु अगर रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा बनता है, ये बात सही है, लेकिन वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतने बड़ा। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन ये अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब इधर पीछे साइड बन जाता है, जो एफ और पी के बीच रखते हैं। तो ठीक है, तो एक लौता अवतल दर्पण ऐसा है कि आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है और आभासी और सीधा। वस्तु अगर छोटा है तो ये बड़ा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्लियर है। ऐसे ही हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में। ये हो गया 26 नंबर। देखिए कह रहा है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है ना। तो ये उत्तल दर्पण में ये गुण पाया जाता है कि बड़ा क्षेत्र देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे गाड़ी के साइड मिरर वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है आंसर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। विस्तृत मतलब अधिक बड़ा क्षेत्र को कम जगह में ये केंद्रित करके हमें साफ साफ दिखाई देता है ना। इसीलिए हम लोग ये वाला दर्पण जो है गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं। क्लियर है। 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का? गाड़ी के साइड मिरर में तो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें तो उत्तल दर्पण लगता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगता है, ये बात सही है। अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण अधिकतर यूज हम लोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में भी समतल दर्पण का यूज करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग इसी में। चलिए 28 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 28 नंबर कह रहा है वाहन के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे देखने वाला दर्पण बताइए। तो इसमें पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये आंसर सही होगा। आगे हम लोग यही बात करें 29 नंबर में, तो 29 नंबर में जो है वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण है। 30 नंबर सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो ये उत्तल दर्पण। ये सब डायरेक्ट याद रखिए, है ना। फिर अगला है सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, 1 नंबर सही होगा। तो यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। हजामत दाढ़ी उड़ी जो बनाने के लिए जो हम लोग व्यवहार करते हैं दर्पण का उपयोग करते हैं, ये अवतल दर्पण 1 नंबर। ठीक है, यहाँ कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये याद रख लीजिएगा। और अवतल दर्पण की जब बताया है तो ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। क्लियर है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। कोई भी लेंस बना लीजिए, जैसे ये वाला लेंस हम बना लिए उत्तल लेंस, तो इधर भी फोकस होता है और इधर भी फोकस होता है ना। इसको 1f1 लिखते हैं और इधर 2f1 लिखते हैं। तो 2 मुख्य फोकस 2 को होता है और वक्रता भी दोनों साइड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्लियर हो गया। 37 नंबर लेंस में कितनी वक्रता केंद्र होते हैं, तो अभी तुरंत बताए 2 को। कोई भी लेंस ले लीजिए ना, यही एक लेंस है। देखिए इधर भी हम लोग f1 लिखते हैं ऐसे, है ना, 2f1, इधर 1f1, इधर लिखते हैं हम लोग 2f1, है ना, ये लिखते हैं f2, और इधर भी हम लोग लिखते हैं 2f2। ये फोकस दूरी, ये दोनों फोकस दूरी को डिनोट करता है और ये दोनों वक्रता त्रिज्या को दर्शाता है। ठीक है, तो 2 को फोकस दूरी लेंस में और 2 को वक्रता त्रिज्या लेंस में। क्लियर है, तो यही चीज़ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर में कह रहा है कि किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक है। अब क्षमता बताना है, तो अवतल लेंस की क्षमता जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अब क्षमता क्या होता है, तो लेंस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। पी बराबर होता है 1/f फार्मूला। अब आप ही बताइए, अवतल दर्पण में f क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ जो भी रिजल्ट निकलेगा उसमें क्षमता का भी मान माइनस में ही आएगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण की जब बात किया जाएगा तो उसमें लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ 29 नंबर में क्या कर रहा है, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस की।
क्लियर है। और ये लेंस का क्षमता का फार्मूला हो गया। ठीक, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ कह रहा है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये सब नाम याद रखिए, है ना। 41 नंबर में कह रहा है कि लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरण अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती। लेंस से किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। तो प्रकाशीय केंद्र से, है ना। कोई भी लेंस हो और इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ बीच में होता है, और यहाँ से किधर से भी अगर किरण आएगा ना तो ये विचलित नहीं होगा, जिधर से भी आएगा उधर से सीधा सीधे निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं इसमें 42 में, है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, अब बताइए। यह प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्र करते हैं, बात सही है भाई। यह प्रकाश की किरण फैलाता है, नहीं, ये फैलाता नहीं है, ये एक जगह पर एकत्र करता है। ठीक है, यह प्रकाश की किरण को सीधे रेखा में भेजता है, ये भी गलत बात है ना। उसके बाद 4 नंबर कह रहा है क्या, कि यह प्रकाश की किरण को मोड़ता है, नहीं। अब ये वाला आंसर सही होगा 1 नंबर का। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 43, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, तो ये है ना, अवतल लेंस। 44 नंबर में कह रहा है कि किस प्रकार के लेंस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो बताइए, इसमें उत्तल लेंस होगा, है ना। अगर यही दर्पण की अगर बात करता तो हम लोग अवतल दर्पण टिक लगाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बनता है, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, है ना, उत्तल लेंस में। इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें वही कंडीशन है। यहाँ प्रकाशीय केंद्र, यहाँ फोकस है, यहाँ पर रखने से हम लोगों का बनता है, इधर ही पीछे साइड हम लोगों का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, याद कीजिए थोड़ा सा, इसको डॉट लाइन से दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरा अगर इधर से आएगा तो ये तो इधर गुजरेगा, तो इसको हम लोग आगे यहाँ बढ़ाते हैं, तो इधर कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। क्लियर है ये चीज़ें। 46 नंबर देखिए, कह रहा उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होता है, क्या होता है, F और 2F के बीच में होता है। ये सभी प्रॉपर्टी आपको जानना होगा। आगे हम बात करते हैं 47 नंबर में। क्या कह रहा है कि किस प्रकार का लेंस, है ना, आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बताइए, तो ये अवतल लेंस। अवतल लेंस का भी वही भूमिका है जो उत्तल दर्पण का हुआ करता था। ठीक है, ये F1 और 2F1 ऐसे हम लोग वहाँ क्लास में सीखा करते थे। याद कीजिए, तो 2F1 ऐसे होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ कहीं भी वस्तु को रख दीजिए ऐसे करके, कहीं भी। ठीक है, ये इधर से टकरा के गुजरेगा इधर, तो इधर आएगा। क्लियर है, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगा, तो यहीं प्रतिबिंब इसका बनेगा। क्लियर है इस जगह पे। तो यही होता है कि वस्तु से हमेशा ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 48 नंबर। देखिए, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है ना, अवतल लेंस है तो वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। तो 1 नंबर जो यहाँ आंसर है वो ये सही होगा। क्लियर है। अगला कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, तो आभासी और सीधा होता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ 50 नंबर में। कह रहा अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है, सब सही है और अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। जल का, प्लास्टिक का, ये सब करते हैं। ठीक है, केवल मिट्टी बनाने में लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है। 52 नंबर कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, है ना। किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है,
का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस के 2 गुनी यानी कि 2f1 पर, ठीक है, 2f2 पर रखेंगे। 2f1 और f2 होता है 2f, 1 मिनट रुकिएगा, यानी कि C पर हम लोग क्या कहते हैं, C को अगर हम एक लेंस बना लें तो इधर f1 और इधर 1f1 और इधर 1f2, ये होता है 1f2, यानी कि फोकस के 2 गुनी, फोकस दूरी के 2 गुनी, है ना, फोकस दूरी के 2 गुनी, यानी कि आप अगर दर्पण होता है तो उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोल सकते थे, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये चीज़ें तो यहाँ रखिएगा, ये तभी संभव है जब फोकस दूरी के 2 गुनी पर होगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 53, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, है ना, लेंस दोनों की फोकस दूरी जो है ना कितना है, -15 सेंटीमीटर दर्पण का लेंस से संभवतः है, बताइए। अब ये यहाँ 53 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस है, तो चिन्ह परिपाटी यहाँ आपको काम करेगा, ठीक है। तो दोनों ही अगर लेंस में भी माइनस है तो आप याद कीजिए, अगर अवतल लेंस है तभी इसका फोकस दूरी जो होता है f, ये माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ हम कहेंगे तो अवतल लेंस अगर होगा तभी इसका फोकस दूरी इधर माइनस होगा। क्लियर है। तो दोनों में ही अवतल होगा, फोकस दूरी होगा, लेंस अवतल दर्पण और अवतल लेंस में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही माइनस होता है, ये सब नोट करके लीजिएगा। और यहीं प्लस उत्तल दर्पण अगर यहाँ होता तो ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। चलिए 54 नंबर समझिए। किसी शब्दकोश में किसी एक छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं, कौन सा लेंस पसंद करते हैं छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए, तो छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस तो 50 सेंटीमीटर नहीं, इससे कम भी रहेगा तो चलेगा, है ना। तो ये होगा हम लोगों का 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यानी कि 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर में कह रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे यहाँ, ठीक है। 56 कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति जो होता है ये अपरिवर्तित रहता है। ये सभी चीज़ें अभी डिस्कस करने की बात नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। 57 नंबर में कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है भाई, तो 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तब वह मुड़ जाती है, तो हवा से देखिए ये कोई माध्यम है, इधर यहाँ हवा है ना, और यहाँ कांच, तो निश्चित हवा इसका घनत्व तो कम होता है और कांच का घनत्व तो अधिक होता है, और ये अभिलंब है। यहाँ से अगर प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके घनत्व अधिक है, इसमें प्रकाश की चाल स्लो हो जाता है, ठीक है। इसमें ठीक आता है, लेकिन यहाँ से जैसे पार होता है ये स्लो हो जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्लियर है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्लियर है। तो ये समझना है आपको। यही है 59, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में, अब कांच से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ठीक है। देखिए माध्यम है, यहाँ कांच है, तो कांच का घनत्व जो है ना, कांच का घनत्व, ये हवा है, कांच का घनत्व जो होता है ना अधिक होता है और हवा का कम है। जिसका घनत्व अधिक है उसमें चाल भी तो कम होगा, और यहाँ से जैसे आएगा तो इसको ये तुरंत अभिलंब से दूर भाग जाएगा, इसको इधर आना चाहिए लेकिन ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ये दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो अभिलंब से दूर, 2 नंबर ऑप्शन। क्लियर है। तो ये चीज़ें है हमारा यहाँ। और हम लोग यहाँ बात करें 60 नंबर देखिए, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम क्या होता है कि sin I/sin R का अनुपात को ही हम लोग
स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना स्नेल का नियम, अपतन कोण की ज्या तब परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो अनुपात एक नियतांक होता है, ये क्लियर है। 61 नंबर में कह रहा है किसी लेंस की क्षमता P फोकस दूरी F का संबंध है, P बराबर 1/f। अभी तुरंत उधर बताए। ठीक है। 62 लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है। याद रट लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रट लीजिए। क्लियर है। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे और देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए 63 निम्न में से किसका मात्रक डायप्टर है, तो लेंस की क्षमता का। अभी तुरंत पढ़े। 1 मीटर फोकस दूरी वाले, है ना, उत्तल लेंस की क्षमता, फोकस दूरी दिया है 1 मीटर, सही बात है। और क्षमता आपको निकालना है P बराबर होता है 1/f। क्लियर है ना। तो आप ही बताइए, यहाँ अगर 1 मीटर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्रति मीटर होता है, और D डायप्टर बराबर होता है प्रति मीटर। ठीक है, तो यानी कि 1 डायप्टर हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए और आगे हम यहाँ बात करते हैं 65 नंबर में कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ये बताना है। तो पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की अगर बात करें तो इसका फोकस दूरी इधर होता है, वो करता त्रिज्या भी इधर ही होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो इधर जितना भी दूरियां नापते हैं सब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखिए 66 में कह रहा है -4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी बताना है, यानी कि P बराबर जो 1/f है, हमको P दिया है -4 डायप्टर और यहाँ 1/f है। इसको अगर हम पलट दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पलट देंगे तो f बराबर हो जाएगा 1/ ये जो 4 है यहाँ, ये नीचे आ जाएगा -4, और डायप्टर मतलब होता है प्रति मीटर। इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। ये क्लियर है। इसी तरह से 67 किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ दिया है, उसकी क्षमता निकालना है। उत्तल लेंस की, है ना, क्षमता, फोकस दूरी दिया है और सेंटीमीटर में याद रखिएगा, और इसकी क्षमता P बराबर फार्मूला होता है 1/f, और f का मान यहाँ कितना है 50, यहाँ रख देंगे। और ये किस में है, सेंटीमीटर में। इसको मीटर बना लीजिए, तो मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग 100 से भाग नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, यही 100 को ऊपर लिखते हैं, तो 50 दूना ये कट जाएगा और प्रति मीटर ही लिखाएगा। ठीक है, तो ये 50 दूना क्या लिख दिए। ठीक है, तो ये 2 डायप्टर आ जाएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस में क्षमता जो होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि फोकस दूरी ही धनात्मक होता है, तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक ही होगा। इसीलिए जो है ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 68 कह रहा है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी बताइए। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्षमता आपको दिया है, यानी कि P का मान दिया हुआ है, और फोकस दूरी होता है 1/f। अब यहीं पलट लीजिए, है ना, या क्रॉस गुना, इसको जगह बदल देते हैं, f को P के जगह, तो f बराबर हो जाएगा 1/p, होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है। अब हमको आंसर दिख रहा है सब में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ ये प्रति मीटर है ना, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ 100 कर देंगे हम लोग, तो सेंटीमीटर में बन जाएगा। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस है, तो यहाँ प्लस है, डायप्टर प्लस में है, तो निश्चित है ये उत्तल लेंस होगा, है ना, उत्तल लेंस होगा, तो ये आंसर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए न्यूमेरिकल है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखी गई। ठीक है, इससे उसका 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, उत्पन्न आवर्धन क्या है, ये आपको बताना है।
तो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ना। वस्तु की ऊंचाई आपको दे रखा है, तो आवर्धन मांग रहा है तो 3 गुना ही है इसका, तो 3 गुना ही हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई इतना दिया है तो 3 गुना आवर्धित, यानी कि ऊंचाई अगर आप रुके निकाल के बताते हैं। ऊंचाई देखिए 3 गुना आवर्धित मतलब अगर वस्तु की ऊंचाई h मान लेते हैं, ये कितना 10 सेंटीमीटर अगर है तो वह प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश कर लेते हैं 3 गुना, तो ये 30 से हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और आवर्धन बराबर फार्मूला जानते हैं हम लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और तो 30 बटे हो जाएगा 10, इसको कटा देंगे तो कितना आएगा 3 डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डायमीटर हो जाएगा। तो आवर्धन से भी आप 3 गुना आवर्धित है तो डायरेक्ट भी आप यहाँ समझ सकते हैं बात को। ठीक है, चलिए आगे और समझते हैं। 70 नंबर कह रहा है यदि अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो लेंस का फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी इसमें आपको बताना। कह रहा है कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो इसकी फोकस दूरी क्या है ये बताना है। तो अनंत पर कोई वस्तु अगर रख दिए हम लोग उत्तल लेंस, ऐसे उत्तल लेंस बना दिए और अनंत पे कोई वस्तु रखें तो इस प्रतिबिंब फोकस पर यहाँ एफ से होकर गुजरेगा ऐसे करके। तो यहाँ कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो ये तो 10 सेंटीमीटर आपका है। ठीक है, दूरी पर बनता है तो लेंस की क्षमता, तो एफ का मान आपको पता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता निकालना है, तो P बराबर होता है 1/f, और f का मान कितना है यहाँ 10, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बनाने के लिए 100 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 100 से यहाँ नीचे डिवाइड नहीं करके यहाँ ऊपर में करते हैं ताकि ये कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 10 यहाँ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप यहाँ देख सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। 70 नंबर में कह रहा है कि यदि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो लेंस की फोकस दूरी है ना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता कहाँ 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अनंत पर अगर वस्तु को रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा हम उसमें तो क्षमता निकाल दिए थे, सॉरी अभी जो बताए, तो यहाँ अलग ही चीज़ें आपसे कह रहा है कि अनंत पर कोई वस्तु है ना, यदि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अनंत पर स्थित उत्तल लेंस है और अनंत पर है कोई वस्तु और इसका प्रतिबिंब जो है ना 10 सेंटीमीटर इधर नीचे में 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बनता है। ठीक है, यानी एफ जो है ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एफ क्यों लें इसको। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, ये देखिए, सॉरी हम यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, हमसे ही गलती हो गया था, और अभी जो तुरंत पहले बताई वो भी हम शायद गलत ही आपको बता दिए। यहाँ क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, अब ये समझिए बढ़िया ध्यान से। ठीक है, ये हम गलत कर दिए थे। अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब यहाँ तो स्पष्ट ही कह रहा है कि अनंत पर स्थित वस्तु है, इधर F1 हो जाएगा है ना, 2F1 और 2F2। अनंत पर कहीं वस्तु है और यहाँ से टकराएगा इधर बनेगा, और यहाँ से भी आएगा तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ये अनंत पर अगर वस्तु को रखें हैं कहीं अनंत पर है ना, तो निश्चित है फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है ना लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर। देखिए पहला कंडीशन तो ये है कि अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब इसका फोकस पर ही बनेगा, ये बात क्लियर हो गया, प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है ना 10 सेंटीमीटर दूर पर बन रहा है, इसका मतलब ये फोकस पर ही इशारा कर रहा है। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर होना यानी कि फोकस दूरी को ही ये डिनोट कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो यही है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अच्छा ही क्वेश्चन, ख़राब तो नहीं था इसमें। तो इसको एक बार आप लोग बढ़िया से देख के जाइए। एग्ज़ाम अब नज़दीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और जहाँ तक हो सके करते हैं
हर रोज़ एक जैसा होता है नहीं, 4-5 दिन के बाद आज हम वीडियो बना पाएँ। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, फिर बाद में आप लोगों से मिलेंगे।